जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पीसर हिस्ट्री का पीओक्यू देखेंगे। आज हम प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं, पूरा पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता तक। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वे क्या थे? इसका ऑप्शन एक है, ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लोरम में भारत का पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा था। इसी कारण उन्हें भारतीय पुरापाषाण पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने, या ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमसन ने। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, क्रिश्चियन जोगेसन थॉमसन जो डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के कोपेनहेगन के क्यूरेटर थे, उन्होंने मानव इतिहास को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में वर्गीकृत किया। इसे थ्री एज सिस्टम कहा जाता है। कभी कभी को एग्जाम में थ्री एज सिस्टम पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, तो इसको याद रखना कि थ्री एज सिस्टम थॉमसन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है निचली पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पूरा पाषाण काल में, या ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। अब इसका व्याख्या देखते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इस समय मानव के शिकार संग्रह के साथ कुछ पशुओं, विशेषकर कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है लंगनाज, ऑप्शन बी वीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, या ऑप्शन डी चोपनी मांडो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़ से। इसका व्याख्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ मध्य पाषाण काल स्थल में से पशुपालन के प्रमाण पहले प्राप्त हुए थे। यह स्थल भारतीय मध्य पाषाण संस्कृति के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी मादहा से, या ऑप्शन डी सरायनहर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मादहा से। लेकिन स्थल से जो हड्डी का उपकरण हमें मादहा और सरायनहर दोनों जगह से मिला था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी मादहा माना है। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मादहा मध्य पाषाणकालीन स्थल से अस्थि यानी हड्डी के कई उपकरण मिले हैं। इनमें हार्पून, सुई और अन्य औजार भी शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। ऑप्शन ए है सरायनहर, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मादहा से, ऑप्शन डी लंगनाथ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दमदमा से। आप लोग एक चीज करिए कि एक कॉपी ले लीजिए, उसमें 1 से लेकर 30 तक काउंट कर लीजिए, और उसमें जो सही हो उसको आप लिखते जाइए पहले अपना, फिर मैं जो बताता हूँ उसको देख लीजिएगा और देखिए अपना कितना सही जा रहा है और कितना गलत हो रहा है, किस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। यह सामूहिक समाधान का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए नवपाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल से, या ऑप्शन सी पुरापाषाण काल से, या ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से शुरू हुआ था।
इसकी जो व्याख्या है देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी जीवन अपनाया। जब तक अस्थायी नहीं होगा तब तक कृषि कैसे कर पाएगा। तो नवपाषाण काल में मानव अस्थायी हुआ, फिर उसके बाद कृषि की शुरुआत की, और इसी काल में गेहूं और जौ के जैसे फसलों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम जीवाश्म साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला पहाड़ी में, या नर्मदा घाटी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। व्याख्या व्याख्या यह है कि भारत में प्राचीनतम मानव जीवाश्म जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसे 1982 में अरुण सोनाकिया ने खोजा था। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि 1982 में अरुण सोनाकिया ने खोजा था, यह पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, लगान न अदा करना। ऑप्शन बी, अंग्रेजी शासन का विरोध करना। ऑप्शन सी, लगान को नगद रूप में निर्धारित कराना। या ऑप्शन डी, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लगान को नगद रूप में निर्धारित करना। अब इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्याख्या को बहुत अच्छे से ध्यान देना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। जैसे एक आंदोलन 1921 से 1922 में अवध क्षेत्र में किसानों का आंदोलन था। पूछ लेगा एक आंदोलन कब शुरू हुआ और किस क्षेत्र में हुआ और किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। इसका उद्देश्य जो था, लगान को नगद रूप में निश्चित कराना और तथा बेदखली और अवैध उपकरों से मुक्ति पाना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में इस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है कीर्ति कौमुदी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी हरकेल नाटक, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरकेल नाटक। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा में संस्कृत नाटक हरकेल नाटक के अंश शिलालेखों के रूप में मिलते हैं। यह नाटक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि सोमदेव से संबंधित माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। गैरिक मृदभांड संस्कृति का नामकरण किस स्थल से हुआ था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड संस्कृत का नामकरण किस स्थल से हुआ? हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, नूह, लाल किला। तो इसका गैरिक मृदभांड से इसका रखेंगे अहिच्छत्र। इसका आंसर होगा अहिच्छत्र, ऑप्शन बी अहिच्छत्र। और इसका व्याख्या देखते हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का नामकरण उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित अहिच्छत्र पुरास्थल के आधार पर हुआ, जहां गेरुए रंग के मृदभांड प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। व्याख्या देखेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के इमाम गांव और दाइमाबाद जैसे स्थलों पर मृतकों को घर के फर्श के नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर रखकर दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से मिलता है? बुरजहोम से, कोल्डियावा से, चौपानी से, या मांडो से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बुरजहोम है। कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य वहीं से मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर के बुरजहोम नवपाषाण कालीन स्थल से मानव समाधान के साथ कुत्तों को दफनाने का स्पष्ट प्रमाण मिला है। यह मनुष्य और कुत्ते के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास यानी पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गर्तावास का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो बुरजहोम से। बुरजहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो कश्मीर में ठंडी बहुत पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे जमीन के भीतर रहने के लिए अपना आवास बनाते थे। ठीक है, तो गर्तावास का जो साक्ष्य है बुरजहोम से मिला था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर के बुरजहोम स्थल से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। ये जमीन में गड्ढा खोदकर बनाए गए घर थे, जिनका उपयोग क्षमता ठंडी जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? मोरहाना पहाड़ से, घगरिया पहाड़ से, या भगरखोर या लेखरिया? विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल हमें लेखरिया से मिले थे। ऑप्शन डी लेखरिया से, लेखिया से। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित लेखिया शिलाश्रय से विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। यह मध्य पाषाण का समाज के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो इसका ऑप्शन ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, या ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति पर। इसकी व्याख्या देते हैं। मानव समाज अन्य प्राणी समाजों से इसलिए अलग है क्योंकि वह जैविक प्रवृत्तियों के बजाय मुख्यतः संस्कृति पर आधारित है। संस्कृति में भाषा, परंपराएं, ज्ञान, तकनीक और सामाजिक मूल्य शामिल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है क्योंकि इसकी जो लिपि है, लिपि तो उपलब्ध है परंतु अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई थी, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। क्योंकि आदि ऐतिहासिक युग में साक्ष्य तो हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, लिपि तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, वह खेतीहर अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगर योजना, जल निकासी और पक्की ईंटों के भवन मिलते हैं। इसके विपरीत वैदिक आर्य संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण और पशुचारी जीवन से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता मानने का महत्वपूर्ण आधार क्या है? लिपि, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीक, या मृदभांड? चौथा मृदभांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिपि। इसकी व्याख्या देते हैं। सिंधु सभ्यता की अपनी विशिष्ट लिपि थी जो वैदिक परंपरा से अलग थी, इस कारण इसे आर्यों से पूर्व की सभ्यता मानने का एक महत्वपूर्ण आधार लिपि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? ये जो सिंधु घाटी की संस्कृति थी ये वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यहाँ चित्रीय लेखीय लिपि थी, सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और बड़े आक्रामक शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि सिंधु घाटी में सभी चीज इस ऑप्शन में सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति एक विकसित नगरीय संस्कृति, इसकी अपनी चित्रलेखीय लिपि थी और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं मिलता था, इसलिए दिए गए सभी कथन सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, या ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रमुख जानकारी पुरातात्विक खुदाई से ही प्राप्त अवशेषों जैसे नगर योजना, भवन, मोहरे और मृदभांड से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, बर्तनों और मोहरों पर लिखावट, और या धार्मिक ग्रंथ? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सिंधु लेख के। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुरातात्विक खुदाई है ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देखेंगे। सिंधु लिपि के न पढ़े जाने के कारण इस सभ्यता को समझने का सबसे विश्वसनीय माध्यम पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से,
या कुषाण काल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल से। इसकी व्याख्या देखते हैं। मूर्त पूजा की परंपरा का आरंभ पूर्व आर्यकाल अर्थात सिंधु सभ्यता के समय से माना जाता है। मातृ देवी और पार्वती से संबंधित मूर्तियां, मोहरों से इसके संकेत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही मिलान का, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, पहला है हड़प्पा, दूसरा लोथल, सी है कालीबंगा और डी है मोहनजोदड़ो। ऐसे ही यूपी पीसीएस का पीवाई ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हड़प्पा का जो मिलान होगा, इसे भी मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। हड़प्पा हड़प्पा से ये फर्स्ट समाधान R37 से। लोथल डाकयार्ड हो जाएगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला था? जूता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से हमें मिला है स्त्री की मूर्ति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 4, 3, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देख लीजिए व्याख्या। हड़प्पा समाधान R37, लोथल डाकयार्ड, कालीबंगा जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अभी हम लोग पिछला देखे हैं क्वेश्चन में, तो जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह सिंधु सभ्यता की कृषि तकनीकी उन्नत समझ को दर्शाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान का है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है हड़प्पा, ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी रोपड़। और इसकी ये हड़प्पा बस्ती हो गया और ये नदी दिया गया भोगवा, घग्गर और रावी और सतलज। तो इसको बताना है हमें कैसे। तो हड़प्पा किस नदी पे है? रावी, तो 3 नंबर पे हो गया, ठीक है। अब कालीबंगा, कालीबंगा किस है, किस पे है? कालीबंगा घग्गर पे, यानी 2, ठीक है। और लोथल किस पे है? भोगवा कहाँ? गुजरात में, यहाँ 1 हो गया। और रोपड़ सतलज, 4, यानी ए वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज, ठीक है। 3, 2, 1, 4 सही है। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो सबको मालूम होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यह पक्की ईंटों से बना बड़ा सार्वजनिक जलाशय था, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक स्नान या सामुदायिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती है। या ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, असत्य। तो असत्य यहाँ नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, ये लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ ऑप्शन में दिया है कि लोहे से परिचित है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें तांबे और कांसे का प्रयोग मिलता है, पर लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, सत्य है और वही सही रहेगा इसमें क्वेश्चन के हिसाब से। निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन आ गए। आलमगीर उत्तर प्रदेश और बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा हरियाणा और डी रोपड़ पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर कालीबंगा। अभी देखे थे ना कि कालीबंगा में हम जुता हुआ खेत का सच मिला था। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, हरियाणा में नहीं, इसलिए कालीबंगा हरियाणा को सुमेल गलत है, ठीक है। अन्य सभी सही है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान का है कि हड़प्पा स्थल है और उनका अभी वर्तमान में उनका राज्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, पहला ए है मांडा, बी है दाइमाबाद, सी है कालीबंगा और डी है राखीगढ़ी। इसका स्थान है राजस्थान। इसका पहला स्थान राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा महाराष्ट्र। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।